विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हिंदूर्मी स्पर्श हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे 9th कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित दूसरा लेख लासा की ओर, जिसके रचनाकार हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन। प्यारे बच्चों, लासा की ओर पाठ पढ़ने से पहले हम इसके रचनाकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में इस महान साहित्यकार का सदा के लिए अंत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, उनकी आत्मकथा जो 6 भाग में बटी हुई है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और इससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन कई भाषाओं के जानकार थे। यद्यपि हिंदी पर भी इनका असाधारण अधिकार था, इसलिए इन्होंने सहज, सरल और सरस हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में हिंदी की रोचक शब्दावली के साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा देशज शब्दों का अनूठा समन्वय पढ़ने को मिलता है। वर्णनात्मक, चित्रात्मक तथा भावात्मक शैली का प्रयोग इनकी रचनाओं की विशिष्टता है। वाक्य विन्यास संक्षिप्त, सरल तथा। प्यारे बच्चों, आज भी हम लासा की ओर पाठ संपूर्ण पढ़ के इसका सार रूप में ही अध्ययन करेंगे और इसी के बाद इसके जो प्रश्न अभ्यास हैं उन पर चर्चा करेंगे। लासा की ओर पाठ श्री राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा का एक अंश है, जो उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए यह यात्रा राहुल जी ने एक भिखमंगे के रूप में छद्म वेश धारण करके की थी। इसमें उन्होंने तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाते हुए उन रास्तों की जो दुर्गम स्थितियां हैं उन पर चर्चा की है और अत्यंत रोचकतापूर्ण वर्णन किया है। जब राहुल जी ने यह यात्रा की थी तब फरी कलिंगपोंग का मार्ग खोला नहीं गया था, इसलिए भारत की वस्तुएं नेपाल होकर ही तिब्बत जाती थी। इसे सैनिक व व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था। मार्ग में स्थान स्थान पर चीनी सेना की चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें चीनी पलटन के सैनिक रहते थे।
किंतु आजकल वे दुर्ग गिर चुके हैं। अब उनमें किसानों ने अपना डेरा जमा दिया है। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ जातिगत भेदभाव नहीं है और न ही वहाँ की स्त्रियाँ पर्दा करती हैं। वे आपके लिए निसंकोच खाना पका देंगी, चाय बना देंगी। वे यात्रियों की खूब सेवा करती हैं। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के पश्चात जब लेखक आगे बढ़ा तो उन्हें राहदारी देनी पड़ी। उसी दिन वे थोनला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। वहां उनके सहायक सुमति के जान पहचान के आदमी थे। भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक 5 वर्ष पश्चात एक यात्री के रूप में इस स्थान से गुजरा था, किंतु तब उसे किसी ने अच्छी जगह नहीं दी थी। यह वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। लेखक को अब सबसे खतरनाक मार्ग डांडा थोनला पार करना था। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान डांडे है। वहाँ दूर दूर तक मार्ग के दोनों ओर कोई गांव नहीं है। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। ऐसे स्थान पर हुए खून की वहाँ परवाह नहीं की जाती, न ही सरकार इस ओर कोई ध्यान देती है। हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लाठी की भांति लोग पिस्तौल व बंदूक रखते हैं। इस मार्ग पर अनेक खून हो चुके हैं, किंतु लेखक को खून की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह भिखमंगे के वेश में था। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और पीठ पर लदा हुआ सामान, अगला पड़ाव भी 16-17 हज़ार मील की दूरी पर था। लेखक के सहायक ने 2 घोड़े लेने की सलाह दी। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर चले और दोपहर तक डांडे के ऊपर जा पहुँचे। वहाँ हजारों मील तक पहाड़ ही पहाड़ थे। बीटे और दिखाई देने वाले पहाड़ तो बिल्कुल नंगे थे। डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहाँ के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया हुआ था। लेखक के साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे थे। अब चढ़ाई कम थी, किंतु उतराई अधिक थी। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त पड़ गया था, इसलिए लेखक अन्य सवारों से पिछड़ गया था। आगे चलकर एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक गलत मार्ग पर चल पड़ा। 1-1.5 मील चलकर पता चला कि वह गलत मार्ग पर जा रहा है। उसने लौटकर सही मार्ग पकड़ा। गांव से मील भर की दूरी पर लेखक सुमति से साय के 4-5 बजे मिला। उस पर वह लाल पीला हो उठा, किंतु लेखक ने घोड़े की धीमी गति और रास्ता भटकने की बात कहकर सुमति को शांत कर दिया। लंकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे। पहले दिन उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। अंततः लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच गया, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था। उसमें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी था। वहाँ सुमति के अनेक यजमान थे, जिनके पास वह जाना चाहता था, किंतु लेखक ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। हाँ, इतना अवश्य कहा कि जिस गांव में वे रुके हैं, उसी गांव के यजमानों में वे गंडे बांट सकते हैं। सुमति ने यह बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन उन्हें कोई भरिया नहीं मिला। वे सुबह ही आगे चल दिए। तिब्बत में 10-11 बजे तक धूप बहुत तेज़ हो जाती है। वे 2 बजे तक सूरज की ओर मुँह करके चलते रहे। ललाट धूप से जलता रहा और पीठ ठंड से ठिठुरती रही। तिब्बत की ज़मीन बहुत छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई है। प्रत्येक जमींदार अपनी अपनी ज़मीन पर खेती स्वयं कराते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध देखने के लिए किसी भिक्षु को भेज दिया जाता है। वह किसी राजा से कम नहीं होता। सुमति के यजमान शेखर की खेती का मुखिया भिक्षु बहुत अच्छा व्यक्ति था। वह लेखक के भिखारी के वेश में होने पर भी बहुत प्रेम से मिला। वहाँ उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया। इस मंदिर में कुंजर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वे मोटे और अच्छे कागज पर लिखित थी। एक एक पोथी का बोझ 15-15 शेर से कम न था। लेखक उनमें रम गया था तथा सुमति दूसरे दिन तक अपने यजमानों से मिलकर लौट आया। तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और अपने मार्ग
प्यारे बच्चों, अब पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नाभ्यास पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, थोनला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? लेखक जब पहली बार तिब्बत की यात्रा पर गया तो एक भिखारी के वेश में था। यात्रा के समय मार्ग में उसकी मुलाकात मंगोल जाति के बौद्ध भिक्षु से हुई थी, जिसे लेखक ने सुमति का नाम दिया। सुमति की तिब्बत के गांवों में बहुत जान पहचान थी। वहां के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसके साथ होने के कारण ही लेखक को भिखारी के वेश में भी ठहरने का उचित स्थान मिला था। किंतु दूसरी बार वह एक सम्मानित यात्री के रूप में संध्या के समय तिब्बत पहुंचा था। उस समय वहां के लोग नशीला पदार्थ पीने के कारण नशे की अवस्था में थे, इसलिए उसे ठहरने के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिला था। प्रश्न क्रमांक 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय जब लेखक ने तिब्बत की यात्रा की थी, तब वहां हथियार का कोई कानून न होने के कारण लोग लाठियों की भांति पिस्तौल और बंदूक उठाए फिरते थे। उस समय एकांत मार्ग पर चलते समय डाकुओं का भय सदा बना रहता था कि कहीं कोई डाकू उनका खून न कर डाले। कहने का भाव है कि यात्रियों के साथ लूटपाट व उनकी हत्या होने का भय बना रहता था, और पहले वे हत्या करते थे और बाद में लूटपाट करते थे, और उस हत्या के ऊपर किसी प्रकार की कोई पुलिसिया कार्रवाई भी नहीं होती थी। इसलिए वहाँ यात्रियों को हर समय अपनी मृत्यु का भय बना रहता था। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? लेखक अपने साथियों से पिछड़ने के मुख्य 2 कारण थे। उसका घोड़ा बहुत धीमी चाल से चल रहा था। दूसरा कारण था कि लेखक रास्ता भूल गया था। उसे 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वह गलत मार्ग पर जा रहा है। वहां से लौटने में भी उसे देरी हो गई थी। प्रश्न क्रमांक 4, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने सेकर विहार में लेखक का जो मित्र सुमति अपने यजमानों को, जो आसपास के गांवों में रहते थे, उनसे मिलना चाहता था। लेखक ने उसे इसलिए रोका क्योंकि वह यजमानों से मिलने में कई दिन लगा देगा और यात्रा में विलंब हो जाएगा। दूसरी बार लेखक ने सुमति को यजमानों से मिलने के लिए इसलिए नहीं रोका क्योंकि लेखक जिस मंदिर में ठहरा था वहाँ उसे हस्तलिखित कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की पोथियाँ मिल गई थी, जिन्हें वह पढ़ना चाहता था। उसके जाने पर उसे उन पोथियों को पढ़ने का समय मिल जाता, इसलिए दूसरी बार उसने सुमति को जाने से नहीं रोका। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? प्रश्न क्रमांक 5, लेखक को पहाड़ों पर पैदल चलना पड़ा। इसके साथ ही लेखक को अपना सामान भी स्वयं उठाना पड़ा। दूसरी बड़ी कठिनाई यह थी कि लेखक साधारण यात्री के वेश में नहीं था। उसने भिखमंगे का रूप धारण किया हुआ था, जबकि तिब्बत में भिखमंगों के प्रति आदर का भाव नहीं रखा जाता था। इसलिए लेखक को कदम कदम पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। लेखक को भार ढोने वाला व्यक्ति न मिलने पर भी यात्रा में कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक स्थान पर लेखक ने भार उठाने और सवार होने के लिए घोड़ा लिया तो वह बहुत ही धीमी गति से चला। फलस्वरूप लेखक अपने अन्य साथियों से पिछड़ गया। निर्जन मार्ग पर चलते समय डाकुओं द्वारा लूटने व हत्या होने का भय भी लेखक के मन में था। प्रश्न क्रमांक 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। जिस समय लेखक ने तिब्बत की यात्रा की, उस समय तिब्बती समाज का ढांचा व्यवस्थित था। वहाँ पर जातिगत भेदभाव नहीं था, सब एक दूसरे को समान समझते थे। स्त्रियां भी किसी से पर्दा नहीं करती थी। भिखमंगों को छोड़कर सभी का आदर या सम्मान किया जाता था, किंतु हथियार रखने का कानून न होने के कारण वहाँ प्रत्येक व्यक्ति लाठी की भांति हथियार, पिस्तौल व बंदूक उठाए फिरता था। निर्जन मार्ग में डाकुओं का भय भी था। तिब्बत में जागीरदार व्यवस्था थी। वहाँ छोटे बड़े सभी प्रकार के जागीरदार थे, किंतु अधिकांश जागीरें बौद्ध विहारों के पास थी। खेतों में काम करने वाले मजदूरों का शोषण किया जाता था।
जागीरों में बौद्ध भिक्षुओं को राजा के समान आदर दिया जाता था। प्रश्न क्रमांक 7। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो ये विकल्प हैं, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका उत्तर होगा लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। अब हल करते हैं रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न क्रमांक 8। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? सुमति के यजमान और अन्य परिचितों का हर गांव में मिलने से पता चलता है कि वह बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। वह सबके भले की कामना करता है, तभी उसे हर गांव में सम्मान दिया जाता है। वह परोपकारी व्यक्ति है। वह हमारे लेखक के लिए तिब्बत में प्रवेश की राहदारी बनवाता है और अपने परिचितों के यहाँ ठहरवाता है। वह थोड़ा सा भी लालची प्रवृत्ति का भी है, क्योंकि वह हर गांव में अपने यजमानों को गंडे देना चाहता है, क्योंकि उसके बदले में यजमान उसे दान दक्षिणा अवश्य देते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। हमारी आचार व्यवहार के तरीकों का वेशभूषा के आधार पर तय होना उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर उसके अच्छे बुरे आचरण का निर्णय करना अथवा उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इसका अंदाज़ा लगाना उचित नहीं है। अतः हमें किसी की वेशभूषा की अपेक्षा उसके गुणों को देखकर ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? तिब्बत पहाड़ों में बसा एक प्रदेश है। वहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तथा उनको काटती हुई अनेक जल की धाराएं बहती हैं। वहाँ के कुछ पहाड़ों पर कुछ हरे भरे वृक्ष बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो कुछ बिल्कुल नंगे हैं। कहीं कहीं थोड़ी बहुत समतल भूमि भी है, तो कहीं कहीं पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा लगता है। कहीं कहीं पहाड़ों की ढलानों पर छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। पहाड़ों को काटकर छोटे छोटे मार्ग व सड़कें बनाई हुई हैं। पहाड़ की चढ़ाई कहीं कहीं सरल है, तो कहीं कहीं अत्यंत सीधी और कठिन है। हमारे हरियाणा राज्य से तिब्बत की भौगोलिक स्थिति पूर्णतः भिन्न है। यहाँ की भूमि सर्वत्र समतल है, चारों ओर हरे भरे खेत लहराते हैं, सिंचाई के अनेक साधन हैं, आवागमन के लिए सड़कें व रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ है। प्रश्न जो 11 है, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। ये तुम्हें स्वयं करना है। प्रश्न क्रमांक 12। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किस पैने में अलग है? हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं उनमें कहानी, निबंध, यात्रा, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, व्यंग्य और यात्रा वृत्तांत आदि विधाएं संकलित हैं। प्रत्येक विधा का अपना अपना महत्व है। लासा की ओर जो लेख है ये यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया लेख है, जो कि अपने आप में अनुपम है, अनूठा है। कहानी में कथानक, पात्र, संवाद, देश काल और वातावरण प्रमुख होता है। निबंध विचारों का गुंफन होता है और संस्मरण में पूर्व जीवन में बीती बातों का अनुभव के साथ लपेट कर प्रस्तुत किया जाता है। तो व्यंग्य में किसी प्रवृत्ति पर करारा व्यंग्य करके उसकी वास्तविकता को नंगा करने का प्रयास किया जाता है। किंतु यात्रा में यह सब कुछ नहीं होता। यात्रा में देखी और अनुभव की बातों के साथ प्राकृतिक दृश्यों, स्थान विशेष की भौगोलिक स्थितियों, वहाँ की संस्कृति, सामाजिक जीवन रीति रिवाजों आदि का यथार्थ रूप से साहित्यिक भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। यह कल्पना की अपेक्षा
तथ्यों पर आधारित होती है। रोचकता का तत्व इसमें आदि से अंत तक बना रहता है। अतः स्पष्ट है कि यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक स्वतंत्र